गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते, हरिहर। उम्मीद करते हैं कि आप मजे में हैं। हमारे साथ हैं विलास भाई, नितिन भाई, सुमन दीदी, मम्मी हैं, हर्षिता हैं और डॉक्टर S.K. टिब्रेवाल भैया हैं। आज हम लोग नितिन भाई से मुलाकात करते हैं। नितिन भाई, आप अवेलेबल हैं? यदि आप अवेलेबल हों तो थोड़ा आपसे बातचीत करते हैं। हाँ दीदी। जी नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। भैया थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अगर अब अवेलेबिलिटी हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए। बेसिकली दीदी, जी। ये टाइम मेरा ऑफिस ट्रैवलिंग टाइम है। अच्छा। 8 बजे मुझे ड्यूटी पे जाना रहता है, हाँ हाँ। तो इसके लिए बहुत बार रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ। जी। मैं बम्बई में रहता हूँ। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल रेलवे में ड्यूटी करता हूँ। कहाँ पर ड्यूटी करते इलेक्ट्रिकल, हैं? मुंबई में सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल हाँ हाँ, ओके ओके। जी। हम्म, तो एजुकेशन बी इलेक्ट्रिकल है। हम्म। और अ, यहाँ जो जुड़ा हुआ मैं 2 साल से हूँ। 2021 में मेरी एक दोस्त है, जी। जानकी दीदी। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। जी। तो हमारा वो 10th का यूनियन हुआ था 20-22 साल के बाद। हाँ तो हाँ। उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, बढ़िया। बहुत बढ़िया। तब से जुड़ा हुआ है और बहुत बढ़िया लगा। सब कुछ चीज़ें, यानी बहुत जो दिमाग में डाउट्स थे, और हम्म। सबसे ज़्यादा परेशानी थी कि शांति नहीं थी ज़रा भी। जी। ऐसे लगता था कि कर तो बहुत कुछ कर रहे हैं अपने हिसाब से, मगर जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या बाहर बहुत सारे जो चीज़ें घट रही है जी। वो अपने हिसाब से नहीं होती है। सही बात। तो ये फ्रस्ट्रेशन हमेशा लगा रहा। हम्म। यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि सबसे पहले तो हर आदमी अपने हिसाब से और सही ही है, वो कोशिश कर ही रहा है। जो कमी थोड़ी सी है वो समझ में है, हम्म। हमें भी और उनमें भी। तो ये जब बात गले से उतर गई तो फिर बहुत सारी चीज़ें ईज में आ गई। क्योंकि सामने वाले किसी से भी गलती होती है, या जो ऐसे लगता है कि अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उस वक्त ये दिमाग में यही रहता है कि वो तो गलत करना नहीं चाहता है, ना समझी के वश कुछ घटनाएं घट रही है। तो इससे अ, शांति मिलने में बहुत बड़ा एक सहयोग हुआ। तो इसी वजह से अभी पठन चल रहा है। अभी तो इनिशियल पहले ही स्टेज में है पठन। धीरे धीरे पुस्तकें अभी चल रही है। जी। यही मेरे बारे में थोड़ा सा। बढ़िया। देखिए, आपके मित्र जानकी वराडकर दीदी, उनके हाँ, हस्बैंड दोनों ज्वाइन हो गए हैं। हाँ, नमस्ते। बढ़िया। नमस्ते जानकी दीदी। नमस्ते, नितिन कौन आया है? नितिन नितिन भैया। भैया आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे, तो अच्छा, हाँ, यस, धन्यवाद। नितिन साइंस भैया से मिल रहे थे, इस पर उन्होंने बताया अपने बारे में थोड़ा। बढ़िया। देखिए, एक से एक आपने गाना सुना है, जोत से जोत जगाते चलो, है ना? तो मुझे लगता है ये जोत से जोत जग ही जाती है, किसी ना किसी के भीतर किसी ना किसी के प्रति स्वीकृति रहती है, और उस स्वीकृति के आधार पर व्यक्ति उससे सुनने के लिए तैयार हो जाता है। जिससे वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार हो जाता है, बस काम वहां पर से होना शुरू हो जाता है ना? हमारे मेरा रोल नंबर 32 था कॉलेज में, और एक मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र है, अभी उसका नाम हो गया डॉक्टर सत्य प्रकाश मौर्य, पर अभी हमारे लिए तो सत्य प्रकाश ही है। उसका रोल नंबर था 31। हम जब भी जहाँ लैब में जाते थे तो साथ साथ होते थे, और हम दोनों बड़े अजीब से दोनों प्राणी थे, है ना? रोल नंबर 31 32, मैं उसको हमेशा रोल नंबर 31 ही बुलाती थी। किसी दिन उनको भी क्लास में आमंत्रित करेंगे।
IIT BHU में जब वो आई थिंक एमटेक कर रहा था या पीएचडी कर रहा था, मैं भूल गई हूँ, पीएचडी कर रहा था, तब उसने दर्शन को लेकर के बहुत काम किया और उसको दर्शन मिल गया बहुत पहले, है ना। मतलब जब कॉलेज में थे, जैसे मैंने बताया था ना, कुमार संभव जी हमारे टीचर रहे और वो उनसे जुड़ा रहने के कारण उसको दर्शन तब से मिल गया। उसमें वो बहुत आगे नहीं बढ़ा लेकिन मिल गया और हमारी मित्रता ऐसे ही बनी रही। जब हमें पता चला, हम दोनों को एक दूसरे से, हम दोनों फिर ज़्यादा मैं थोड़ा-सा बातचीत करने में बहुत कंजूस रही हूँ हमेशा से। बातचीत करना मुझे आता नहीं रहा है और कॉलेज के टाइम पे तो लोगों को लगता था ये लड़की ऐसी है, इस नक्सड़ी टाइप की, बात ही नहीं करती है किसी से। तो मतलब हमें बात करने का प्रयोजन ना समझ में आए और हमें लगे कि पता नहीं लोग क्या बेकार की बातें करते रहते हैं। तो मैं और सत्यप्रकाश कभी-कभी थोड़ी गहरी बातचीत कर लिया करते थे, ज़्यादा वो भी नहीं। फिर बाद में जब अभी हमारी मित्रता इतनी घनिष्ठ है कि लगभग 2 वर्ष पहले मैं एक स्कूल में, मैं और हमारे श्रीमान जी मिल करके हम लोग ये शिविर ले रहे थे, परिचय शिविर टाइप का। तो एक समय मैंने कहा मुझे बहुत स्ट्रेच हो जा रहा है, तो आधा शिविर हमने लिया, आधा शिविर ऑनलाइन उसने ले लिया। तो ये बात है स्वीकृतियों की, है ना, कि हम जब जिन लोगों के प्रति हमारी स्वीकृतियां रहती हैं, और अभी भी जब भी फोन आ जाता है ना, हर 4-5-6 महीने में एक बार तो फोन करता है और चर्चा शुरू होती है। आधा घंटा हमसे, आधा घंटा जनक से, उसकी चर्चा बनी ही रहती है। तो है ना, बढ़िया। तो जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, आज हम लोगों ने नितिन साणस भैया से मुलाकात करी। वे मुंबई में रहते हैं, सेंट्रल रेलवे में उनकी जॉब है, बीई इलेक्ट्रिकल किया हुआ है उन्होंने। और जानकी दीदी के थ्रू उनका इस दर्शन से जुड़ना हुआ और कह रहे थे कि शुरुआती अध्ययन है, लेकिन मुझे लगता है भैया जिस गति से आप अध्ययन कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही बात है ना पूरी आप तक पहुंच जाएगी। बढ़िया, स्वागत है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग कहानी धरती की एपिसोड 22, 3 और वीडियोस बचे हैं इसके बाद, और इसी के बाद ये श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग एक नई श्रृंखला को देखेंगे। इन श्रृंखलाओं में हमने देखा व्यवस्था क्रम में, विकास में जो व्यवस्था है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी और क्या क्या नई काफी सारी जानकारी मिली। इसके आगे हम लोग एक सीरीज देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे समाधान की, है ना। केवल हम लोग ही नहीं जो जो दर्शन से जुड़ गए हैं, वो, है ना, बहुत सारे लोग, है ना, अपने अपने तरीके से इस दुनिया में प्रयास कर रहे हैं। वो कैसा कैसा प्रयास कर रहे हैं, इसको भी जानने की आवश्यकता है। दर्शन की आवश्यकता, दर्शन की जो बात है वो ये है कि ये एक इकाई से लेकर के समग्र व्यवस्था को, है ना, संविधान, व्याख्या, लोग कैसे रहेंगे, अंतिम बात तक पूरी कर देता है। लेकिन लोग भी पीड़ित तो है ही, और इस पीड़ा के दबाववश कुछ कुछ प्रयास कर रहे हैं और काफी तन मन से लगे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी आवश्यकता है कि उनको इस बात को कहीं ना कहीं वो हमसे इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे, और इस जुड़ने के फलस्वरूप मुझे लगता है उन तक भी दर्शन पहुंच जाएगा। ठीक है, और एक साथ जब कई सारे लोग, है ना, इस दर्शन को कर लेंगे, है ना, दर्शन को करना ही है मतलब विचार में समाधानित होने का अर्थ, दर्शन हमने कर लिया, जो व्यवस्था की बात बाबा जी ने कही वो चित्रण हमें पूरा हो गया। इसके फलस्वरूप क्या होगा, तो अपने आप ही आदमी सहज स्फूर्त विधि से करता ही है ना। चलिए, आइए तो देखते हैं अगला वीडियो। असम का काजीरंगा जंगल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ घास के जंगलों में जीवन का बाहुल्य।
यही रहता है एक सींग वाला गेंडा भी। अकेला रहना इसकी आदत, लेकिन प्रकृति में कोई कभी अकेला नहीं। गेंडे की मोटी खाल पर पिस्सू, खून चूसने वाले। इन्हीं पिस्सुओं की तलाश में पंछी। पंछी को खाना, गेंडे को राहत। पिस्सू, गेंडे और पक्षियों का अनोखा रिश्ता। रिश्ते और भी। भारी भरकम गेंडा चलता है तो घास में छिपे कीड़े यहां वहां उड़ते हैं, बहुतों के लिए खाना। गेंडा चरता है पौधे, लेकिन नुकसान पौधों को भी नहीं। गेंडे के पेट में पहुंचे सब बीज हजम नहीं होते, नर्म पड़ जाते हैं। गेंडे की अलग आदत, वो यहां वहां मल ना करके सब एक ही जगह जाते हैं। इस उपजाऊ मिट्टी में पहुंचते हैं बीज, उग जाते हैं बहुत से पौधे। सबका फायदा। यही है पृथ्वी का अनोखा ताना बाना, जहां हर एक प्राणी एक दूसरे से जुड़ा। सूरज की गर्माहट के साथ जाग रहा है जंगल, जाग रहे हैं पेड़ पौधे भी। उनसे ज्यादा धूप की राह भला किसे? धूप हरियाली का खाना जो है। हर पौधे की हर पत्ती अपने हिस्से की धूप पाने को उत्सुक। ऊंचे पेड़ों की पत्तियां तो मानो प्रकाश की किरणों को ऊपर आसमान में ही लपक लेना चाहती हैं। कुछ हैं कमजोर, पर तनों के सहारे ऊपर चढ़ निकले हैं। इनकी जरूरत भी वही, धूप। जमीन पर आती है कम रोशनी, नीचे के छोटे पौधे उससे ही काम चलाते हैं। पेड़ पौधों को बाहर से देखो तो लगते हैं शांत, स्थिर, जड़। लेकिन हैं बड़े बड़े कारखाने, जहां पूरे जीव जगत के लिए खाना पकता है। सूरज पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर, इतना दूर कि उसका प्रकाश हम तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट लेता है। इतनी दूर से ही पृथ्वी की लगाम थामे है सूरज। पृथ्वी की समस्त ऊर्जा का स्रोत अकेला सूरज। सूरज की किरणें पत्ती पर गिरते ही जलता है पौधों का चूल्हा। पत्ती के अंदर असंख्य क्लोरोप्लास्ट। हर क्लोरोप्लास्ट में अनगिनत हरे पिगमेंट, क्लोरोफिल। सूरज की ऊर्जा में शुरू होता है काम। सामान का जुगाड़ रसोई में पहले से ही। पत्ती की निचली सतह पर अनगिनत खिड़कियां। स्टोमाटा के रास्ते वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है अंदर। जमीन के अंदर से पानी ऊपर चढ़ता है। यही दो चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O, मिलते हैं साथ। होता है केमिकल रिएक्शन सूरज की ऊर्जा में। बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, छूटती है ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं से बने शक्कर, खाना। हरे पौधे कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, अपना खाना खुद बनाने वाले निर्माता, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये बनाते हैं अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा, और यही खाना जमा हो जाता है पौधों के अलग अलग हिस्सों में। इस तरह सूरज की ऊर्जा पहुंच जाती है पौधों में और बन जाती है वो ऊर्जा जो धरती पर सब जीवन के काम आती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जमीनी जीव
एक वयस्क हाथी का वजन लगभग 3000 किलो, 3 टन। बहुत सारा खाना उसकी जरूरत, घास, टहनियां, फल और तनों की छाल। इस शाकाहारी को कुछ भी चलेगा। एक दिन में 150 किलो या उससे भी ज्यादा इसकी जरूरत। गिलहरियां छोटी, फुर्तीली, ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए। पत्तियों में छेद, कौन है जो इन्हें कर गया है चट? कैटरपिलर्स भी हाथी, गिलहरी और बहुत से अन्य जीवों की तरह हर्बीवोर्स, शाकाहारी। ये हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। इनका खाना पौधों के अलग अलग हिस्से, खुराक के अनुरूप थले शरीर, तौर तरीके, सबकी ऊर्जा वही। पत्तियों में पकी और गैर रासायनिक ऊर्जा। कहानी मजेदार। पत्ते पकाएं, कुछ करें इस्तेमाल, कुछ जमा ऊर्जा मिले हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स और प्रोड्यूसर्स का सीधा लेन देन, लेकिन प्रकृति में सीधा कुछ नहीं। सूखी घास के बीच शिकार। चीतों ने मिलकर धर दबोचा है अपने से कई गुना बड़ा कीड़ा। शिकार जिंदा, पर शिकारी गिनती में भी ज्यादा, ताकत में भी। नदी में रहता है एक और मांसाहारी, घड़ियाल। पानी के अंदर ही पकड़ लेता है मछली। कार्निवोर्स, मांसाहारी, बने ही नहीं पौधे खाने को। इनका खाना दूसरे प्राणी। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दूसरे दर्जे के उपभोक्ता। मांसाहारी ही बढ़ाते हैं ऊर्जा की कहानी आगे। ये पौधों को नहीं, पौधे खाने वालों को खाते हैं। सूरज की ऊर्जा पत्तियों में पककर शाकाहारियों से होती हुई पहुंचती है मांस खाने वाले कार्निवोर्स में। हर कार्निवोर की अपनी खूबी, अपनी पसंद, हर के पास अपने शिकार के तरीके। इस मकड़ी ने जाले में बैठे बैठे ही कर लिया है शिकार। अपनी प्रोबोसिस, सूंड से तितली के शरीर का रस चूस रही है वो। मकड़ी ने खाई तितली। तितली ने पिया था फूल का रस। फूल में थी पत्ती में बनी ऊर्जा, ऊर्जा जो आई थी सूरज से। सूरज से शुरू होती हैं ऐसी असंख्य कड़ियां, फूड चेन्स। ये रिश्ते हैं खाने के, ऊर्जा के। हर कड़ी में खाना पकाने वाला, उसे सीधे खाने वाला शाकाहारी और उसे खाने वाला कोई और मांसाहारी, सेकेंडरी कंज्यूमर। सांप, बढ़िया शिकारी। सांप की पकड़ में आया है मेंढक। मेंढक जो खुद एक शिकारी था। सांप और मेंढक का रिश्ता बताता है कि पृथ्वी पर जीवन का ताना बाना सीधी सरल कड़ियों का रिश्ता नहीं। यहाँ एक ही को खाने वाले हैं कई, क्योंकि जीवन की व्यवस्था में सब कड़ियां जुड़ी हैं एक दूसरे से। ये तो है एक जाले की तरह जो बनाती है एक ताना बाना, फूड वेब, जिसमें विविध पौधे और प्राणी बनाते हैं रिश्ते। ये रिश्ते हैं ऊर्जा के, खाने के, जीवन के। इस फूड वेब का संतुलन, व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी। जीवन से भरी, जीवन का आधार मिट्टी, और मिट्टी में बच्चों के लिए खाना जमा करती डंग बीटल। अपने से कहीं बड़ी गेंद लुढ़का कर ले जाना आसान नहीं, पर सवाल भूख का। डंग बीटल खाते हैं वो जो दूसरे देखते तक नहीं। गजब की जिम्मेदारी। ये मल को पचाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इनका खाना धरती की सफाई। पेड़ों के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं।
टहनियां, फल फूल झड़ जाते हैं, पेड़ सूखते हैं, जानवर भी मर ही जाते हैं। क्यों नहीं लगते पृथ्वी पर इनके ढेर? कौन करता है इनका खात्मा? ये मजदूर दीमक अंधे हैं, अपने मजबूत जबड़ों से खा रहे हैं लकड़ी। कॉकरोच के रिश्तेदार ये जीव बचा सकते हैं सूखी लकड़ी। इनके पेट में खास व्यवस्था, पलते हैं बहुत से प्रोटोजोआ, सूक्ष्म जीव। इन्हीं की मदद से पचता है लिग्निन और सेल्यूलोज, लकड़ी का वो जटिल हिस्सा जो बाकी प्राणी हजम नहीं कर सकते। दीमक को मिलती है ऊर्जा और दीमक खाने वालों को भी मिलता है बढ़िया प्रोटीन, साथ में पृथ्वी की सफाई। गिद्ध की नजर मशहूर, आसमान की ऊंचाई से ढूंढ निकालते हैं शव, मरे जानवर इनका खाना, गर्दन लंबी और नंगी। पृथ्वी के खूबसूरत संतुलन का एक और नमूना, संतुलन जो आता है काम बांट लेने से। स्कैवेंजर्स, मुर्दाखोर, भले ही बदनाम, पर करते हैं जरूरी काम। चीजों को सड़ाकर खत्म करने के लिए भी जीव जगत में एक फौज खड़ी है। सिकाडा की किरकिर से गूंजता जंगल, सूखा जंगल, सब स्थिर, रुका हुआ। पेड़ तक छुट्टी पर, भूरी पत्तियों से ढका है जंगल का फर्श। पत्तियां जो साथ लेकर गई हैं बहुत सारा कार्बन। लेकिन धरती पर बस एक ही नियम, बदलाव। बरसात अपने साथ लाती है नमी, पानी, और ऐसे में कुछ है जो फैल जाता है। जमीन के नीचे बढ़ता है फफूंद के रेशे जैसे महीन माइसीलियम। जमीन के नीचे अधिकार जमा रहे हैं। और फिर कुछ ही दिनों में निकल आते हैं फफूंद। माइसीलियम फफूंदी का मुख्य शरीर। जमीन के ऊपर नजर आते हैं फल, हजारों किस्म के फफूंद, जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ते। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन ये कमी नहीं, प्रकृति की व्यवस्था। फफूंद पनपते हैं सूखे सड़ते पत्तों और टहनियों पर, पेड़ की छाल पर, मरे हुए जानवरों पर भी। खुद बढ़ते हैं उन्हें मिट्टी में मिलाकर। मिट्टी घर असंख्य प्राणियों का, अनगिनत किस्में। मिट्टी खोदकर ढीली करने वाले केचुए, गजब का काम। मिट्टी इनके शरीर से गुजरती है तो बन जाती है खाद। पहुंच जाता है ह्यूमस में वो सारा पोषण जिस पर जीवन चलता है। ये सेना डिकम्पोजर्स के विघटन कार्यों के शुरू काम को करती है पूरा। बन जाती है मिट्टी पोषक, एक बार फिर जीवन चक्र का हिस्सा बनने। इसी सेना में करोड़ों सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, लगातार चीजों को सड़ाने गलाने मिट्टी में मिलाने वाले। बैक्टीरिया ना हो तो गड़बड़ा जाए जीवन का सारा ताना बाना। मगरमच्छ जैसे शिकारियों को हम इंसान विलेन ही मानते हैं। हमारा नजरिया शिकारी बुरे, क्रूर, खूंखार, और शिकार बेचारे, कमजोर, लाचार। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में ना कोई बुरा ना कोई बेचारा। बात संतुलन की, अपनी अपनी भूमिका निभाने की। ये इत्तेफाक नहीं, सदियों में विकसित एक परफेक्ट प्रणाली। हर जीव ने बनाई है अपने लिए जगह।
इलाका तेंदुए का, यहाँ का सबसे बड़ा मांसाहारी, भूखा है, नजर शिकार पर। इंतजार मौके का। शाकाहारी पौधों से ऊर्जा बटोर रहे हैं, अपने लिए और अनजाने में तेंदुए के लिए भी। क्या इसका उल्टा संभव? तेंदुए अनेक, शिकार इक्के दुक्के। प्रकृति में खाना पकाने वाले, उसे खाने वाले और शिकारियों का रिश्ता गिनती का। यही रिश्ता है फूड पिरामिड। एक पिरामिड की तरह, जिसके आधार में है सबसे ज्यादा, सबसे असंख्य प्रोड्यूसर्स, खाना पकाने वाले। प्रोड्यूसर्स से कुछ कम गिनती प्राइमरी कंज्यूमर्स की, शाकाहारियों की, और शाकाहारियों से भी कम है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मांसाहारी, शिकारी। इस पिरामिड का सीधा ताल्लुक खुराक से, शरीर के आकार से, ऊर्जा और संतुलन से। सूरज की ऊर्जा पौधों के माध्यम से पूरे जीवन को चलाती है। ऊर्जा एक कड़ी से होती हुई दूसरे और तीसरे तक पहुंचती है और इस सफर में हर एक कदम पर पहले से कम होती जाती है। फूड पिरामिड में जरूरी एक और बात, साइज, आकार। जितना बड़ा जीव उतनी ज्यादा खाने की जरूरत, उतनी कम उसकी संख्या। छोटे जीव जैसे कीट असंख्य, इनकी गिनती बहुत ज्यादा। जीवन की शुरुआत हुई पानी में। समुद्र के अंदर जन्मे प्रथम जीव और फिर बन गई अजब विविधता। सदियों में बने पनपे जीवन ने बना लिए अनोखे रिश्ते। पहले पहले आए प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स। वो ही आ सकते थे क्योंकि तब खाना खुद बनाना मूल जरूरत थी। पौधों के करोड़ों साल बाद ही प्रथम प्राणी बने और फिर जहां जहां पौधे गए वहां वहां पनपने का मौका प्राणियों को। हमेशा पौधे पहले, उसके बाद प्राणी। पौधे खाना बनाते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऊर्जा और सांस दोनों का इंतजाम करते हैं पौधे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पौधों और प्राणियों का रिश्ता एक तरफा है। पौधे सिर्फ देते नहीं, लेते भी हैं। ये झाड़ी करा रही है चौकीदारी। चींटे खूंखार बड़ी जोर से काटते हैं। इतने सारे चींटों से भरी हो झाड़ी तो उसे भला कौन खाने की हिम्मत करेगा? पौधों और जीवों का रिश्ता कभी सुरक्षा का तो कभी घर बनाने की जगह, और अक्सर ये रिश्ता है सीधे सीधे नस्ल आगे बढ़ाने का। प्राणियों की मदद से होता है पौधों का एक बड़ा काम, पॉलिनेशन, परागण। पौधों के प्रजनन में प्राणी जगत की बड़ी भूमिका। सदियों पुराने इस ताने बाने में निर्जीव और जीवित दोनों का महत्व। यह है एक चक्र जो सूरज की ऊर्जा की मदद से लगातार चलता ही रहता है। यहाँ भी ऊर्जा का वही नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना बन सकती है ना खत्म हो सकती है, वो तो बस रूप बदलती है। पृथ्वी के असंख्य पौधे सूरज की ताल पर कार्बन डाइऑक्साइड को निरंतर ऑक्सीजन में बदलते हैं, बनाते हैं हर साल कोई 200 अरब टन खाना। यही ऊर्जा एक जीव से होती हुई दूसरे और तीसरे तक पहुंचती है।
चलाती है पूरी व्यवस्था, बना रहता है संतुलन, चलता रहता है जीवन चक्र। चक्र जिसके हिस्से हम सब, हर एक का अपना महत्व, अपनी भूमिका। इस ताने बाने की हर कड़ी जरूरी संतुलन के लिए, जीवन के लिए, एक जीवित ग्रह के लिए। वाह भाई, उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा इस वीडियो को देख करके। क्या जानने को बहुत मिला? जी बहुत जी मजा आया, बहुत मजा आया दीदी। कृष्ण भैया, क्या जानने को मिला? कहाँ पर ध्यान गया इस वीडियो को देख करके? दीदी, जो सूरज के साथ जो कनेक्शन है और किस तरह हम्म, से व्यवस्था बनी हुई है, सूरज के साथ कैसे फूड बन रहा है, वाटर और कार्बन का जो मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, फिर उसके हम्म, आगे जो ये जो पेड़ पौधे हैं, फिर इनको खाने वाले हर्बीवोरस हैं, वो उस पर जी डिपेंडेंट है। हर्बीवोरस के साथ आप जोड़े तो कार्निवोरस है, उनका फूड वो बन रहा है। और फिर वो जो पिरामिड दिखाया है, उस पिरामिड से पूरी क्लियरिटी हुई कि सबकी व्यवस्था है। बड़े जीवों को ज़्यादा चाहिए तो उनकी संख्या कम है, छोटे जीवों को कम चाहिए तो उनकी संख्या ज़्यादा है। और पूरी व्यवस्था जैसे हम बना रखी मनुष्यों ने कि सफाई करने वाले ये हैं, खोदने वाले जमीन ये करने वाले हैं, तो उसमें भी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। मतलब उसके लिए पूरा आयोजन है कि कौन क्या करेगा। बहुत ही बढ़िया लगा दीदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मुझे लगता है सभी का ध्यान गया और सभी ने बहुत सभी को मजा आ रहा होगा कि हाँ भाई, और काफी सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं पहले से भी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए शिफ्ट लेकर आना चाहती हूँ। ये जो वीडियो था, इट वाज नॉट कंप्लीटली ट्रू, है ना? ये पूरी तरह से सही वीडियो नहीं था। देखिए, ये भौतिकवादी जो विज्ञान है, इसमें केवल और केवल सापेक्ष ऊर्जा की पहचान है। ऐसा कह रहे हैं कि जो सूरज है ना, वो मतलब वो ऊर्जा दे रहा है, देने वाली इकाई है। वास्तव में जब सहअस्तित्ववादी विज्ञान को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक शिफ्ट है। कल मैंने कहा था, बाबा जी ने एक वीडियो में ऐसा बताया कि प्रकाश में कोई गति नहीं है, प्रकाश कुछ चलता नहीं है, सूरज से चल करके 8 मिनट में पहुंचता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिस इज द शिफ्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। बाबा जी अपने अनुभव से ये बात बता रहे हैं, क्या हो रहा है? प्रतिबिंबन हो रहा है। प्रतिबिंबन मतलब हर एक इकाई का दूसरे इकाई पर ऑटोमेटिकली इमेज बन रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ऊर्जा, प्रकाश कहीं से एक पॉइंट से चल करके दूसरे पॉइंट तक जा नहीं रहा है। जो लोग हमारे साथ ऐसे बने हुए, जो लोग विज्ञान जिन्होंने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा ही है विज्ञान, ठीक है, तो हमारे विज्ञान में कहते हैं एक सोर्स होता है ऊर्जा का, वहां से लाइट का सोर्स होता है, वहां से ये चीज चलती है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, जो बीच में जितने भी कण है ना, जितने कणों पर उस बल्ब का प्रतिबिंबन होता है, मतलब इमेज फॉर्मेशन होता है। और इमेज फॉर्मेशन किस हिसाब से होता है? एक हर एक इमेज है ना, हर एक इकाई एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने के आधार पर हर एक इकाई में एक दूसरे का प्रतिबिंबन होता है, और ऐसे मल्टीपल प्रतिबिंब बन जाते हैं। ठीक है, आप अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो मुझे लाइक या ऐसा कुछ करके बताइए, सो दैट आई नो। अच्छा, और आप में से अगर कोई भी लोग जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, प्लीज उसको वीडियो को ऑन करिए, बिकॉज अदरवाइज मैं कनेक्ट नहीं कर पाती, मैं अकेले ही बोल रही होती हूँ, मुझे पता नहीं चलता किसको पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतने सारे मल्टीपल प्रतिबिंब बनने के फल स्वरूप क्या होता है कि वो चीज आपको चमकती हुई दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस पे किसका प्रतिबिंब बन रहा है? किसी चमकती हुई चीज का प्रतिबिंब बन रहा है। तो अभी मेरा खुद का शोध इस चीज में बाकी है कि क्या ऐसा प्रतिबिंबन सिग्नल की तरह काम करता है, या ऑटोमेटिकली, मतलब स्वयं स्फूर्त विधि से ही। मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है ये स्वयं स्फूर्त है, आवर्तनशीलता के अर्थ में अपने आप, है ना, ये सभी क्रियाएं स्वयं स्फूर्त हो रही हैं।
है ना कृष्ण भैया, आपको मेरी बात पकड़ में आई? देयर इज अ शिफ्ट यहाँ पर, जी, सूरज के होने से नहीं, सूरज है ही, ठीक है, और बहुत उसके ही बारीक, प्रतिबिंबन के बहुत फलस्वरूप ये घटना घट रही है, ठीक है। बहुत ही बारीक पॉइंट की तरफ आपने ध्यान दिलाया है, जो हाँ एकदम गया नहीं था। और हाँ। ऊर्जा सूरज से नहीं आ रही है, सूरज भी यस। अस्तित्व में अस्तित्व में संपृक्त है, व्यापक में संपृक्त है। जी। तो सोर्स तो है, तो आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया इसको दीदी। हाँ और ये जो सत्ता। प्रकाश की जो गति है 8 मिनट में पहुंचने वाला, ये भी हाँ मैंने बाबा जी का वीडियो भी सुना है। तो ये प्रतिबिंबन की ही क्रिया है, और हाँ। फिर तरंग की तरह चीजें आगे बढ़ती, अनुबिंब प्रतिबिंब उससे आगे बढ़ती बिल्कुल, तरंग की तरह। आप लोगों में से जिन्होंने डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ा है ना, तो वो कहते हैं, एक बाबा जी ने लिखा है, अधिक विकसित कम विकसित को उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग करने के अधिकार के साथ है। यदि आप इसको समझेंगे तो जीवन जो एक गठनपूर्ण परमाणु है, उसमें बाबा जी ने लिखा है, वर्तुलात्मक गति की कंपैरिजन में कंपनात्मक गति अधिक होती है। और पूरा शरीर जो है वो कैसे बना है? गठनशील परमाणुओं से। और हम कैसे बने हैं? गठनपूर्ण परमाणुओं से। गठन पूर्ण परमाणु। शिफ्ट आया आपको? शिफ्ट समझ में आया? अधिक विकसित हैं जबरदस्त, हम, क्योंकि हम में कंपन जबरदस्त। गति अधिक है। बात पकड़ में आई? तो कंपनात्मक गति, अच्छा, डॉपलर्स इफेक्ट भी यही कहता है कि जो अधिक, जिसका कंपन अधिक है ना, वो कंपन अपना ट्रांसमिट कर सकता है ना। जो कम कम विकसित होता है उसके अंदर संकेत ग्रहण क्षमता रहती है। अधिक विकसित के संकेत को ग्रहण करने की क्षमता कम विकसित में रहती है। यही डॉपलर इफेक्ट है। इसी कारण से हम लोग मंगल पर, मतलब यहाँ से बैठ के टक 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 करते हैं, और वहां से हम कहते हैं फोटो खींचो, वो फोटो लेता है कैमरा। हम कहते हैं अब इधर मुड़ो, तो वहां मुड़ जाता है। इस विधि से हम चला पाते हैं। अधिक कंपन कम कम कंपन को उपयोग कर लेता है। बात पकड़ में दीदी आई? मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ अवस्था वो प्राण अवस्था से, प्राण अवस्था जो है जीवावस्था से, जीवावस्था जो ज्ञान अवस्था से कंपन को ग्रहण कर रही है, ऐसा कहना चाहते ऐसा कह रही हूं कि जो जीवन है ना गठन पूर्ण, इससे बाकी सभी कर रहे हैं। बाकी तीनों के बारे में मैंने कहीं पढ़ा नहीं, इसलिए मैं बहुत विश्वास से बात नहीं कह सकती हूँ कि है ना। लेकिन अधिक विकसित के अर्थ में कह सकते हैं, है ना, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे गठनशील परमाणुओं से बने हैं, है ना। हाँ, मेरी ऐसा। स्पष्टता भी अभी तक यही बनी है कि गठन हाँ, पूर्ण परमाणु जीवन गठन से पूर्ण ही है, परमाणु। बाकी तीनों। हाँ, हाँ। बाकी तीनों अवस्थाओं के बारे में अभी मैंने भी नहीं पढ़ा है कहीं पे भी। और भैया देखिए, उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग का अधिकार उनमें रखा नहीं हुआ है। वो सब निश्चित आचरण में अपने बाय डिफॉल्ट है। उनका जो मैकेनिज्म है ना, बाय डिजाइन वो नियंत्रित है ना। तो अधिकार वगैरह वहां दिखता नहीं है। तो इस विधि से केवल मनुष्य में ही अधिकार है, गठन पूर्ण परमाणु में। कृष्ण भैया ये तभी स्पष्ट है बात, है ना। हाँ, तभी मनुष्य हाँ। दुरुपयोग भी कर पा रहा है और सदुपयोग भी कर पा रहा है, उपयोग भी कर पा रहा है, जैसी उसकी समझ बनी उसके अकॉर्डिंग। बाकी हम्म। अवस्थाएं उपयोग या सदुपयोग ही कर पा रही हैं, उनके पास दुरुपयोग करने का ऑप्शन ही नहीं है। वो कुछ नहीं कर पा रही, वो नियम में नियंत्रित है। हाँ जी, तो ये स्वयं कर्म स्फूर्त स्वतंत्रता। तंत्रित है। हाँ, हाँ, कर्म कर रही स्वतंत्रता है जुड़ ऐसा जाता कुछ है। है नहीं, कर्म स्वतंत्रता नहीं है ना भैया। बात पकड़ में आई? कर्म स्वतंत्रता नहीं, इसलिए कर थोड़ी रही है, हो रहा है। हो रहा है, हो बिल्कुल रहा है बिल्कुल। ना। इसी को स्वयं स्फूर्त का है, हो रहा है। मनुष्य कर्म स्वतंत्र होने के कारण, कल्पनाशील होने का कारण, सोच रहा है, समझ रहा है, सोच समझ के कर रहा है, करेगा, है ना। अभी तो नहीं कर रहा है, अभी सोच समझ रहा है। हमारे जैसे लोग लगे हैं सोचने समझने में, और भी लोग लगे हैं, सभी सोच समझ रहे हैं, है ना। ये भी नहीं कहना ठीक है कि हम ही समझ रहे हैं, है ना। हाँ, हमारे सभी पास समझ रहे हैं, सभी समझ सभी रहे हैं, समझ रहे हैं। सभी समझ रहे हैं। लेकिन सबके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी अलग अलग होने से अब वो समझ कैसी बन पाती है, वो डिफरेंस है थोड़ा सा, बस ये। हाँ, पूर्ण समझ नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी समझ है। जैसे भैया हम ऑर्गेनिक खेती जब सीखे, तो हमको ऑर्गेनिक खेती वाला स्पष्ट हो गया। हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं इस तरीके से, तो अलग 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 चीजें स्पष्ट हुई। अब जाकर समझ में आया उनको कहाँ उपयोग करना है, क्या सदुपयोग का क्या अर्थ है ना। ऐसा थोड़ा थोड़ा चीजें हैं। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं अब आपको स्पष्टता हुई होगी। अब देखिए इसका एक तात्विक बात, जब हम देखिए अभी क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, मतलब एक कनेक्टिविटी को देख पा रहे हैं ना, तर्क विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ कुछ चीजें जब हम संपूर्णता में नहीं देख पाते, तो आधा अधूरा ही दिखता है। उस आधा अधूरा के देखने के फलस्वरूप हम फिर कुछ भी एक्टिविटी में चले जाते हैं, रहस्य में चले जाते हैं। जैसे सूरज को हमने देवता मान लिया, फिर सूरज को जल चढ़ाने लगे, फिर सोचने लगे सूरज को जल चढ़ाने से कुछ हो जाएगा,
ऐसा ऐसा सूरज को ऊर्जा का आधार मान लिया, हाँ दीदी, वाकई ये सब है ना। ब्रह्म की स्थिति में ये सब सब कुछ ऐसा होगा। हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें समझ में, अच्छा ये प्रतिबिंबन क्रिया के फलस्वरूप अब हमें ये समझ में आता है कि जो जो है ना, जिसको हम प्राप्य मान रहे थे वो हमें सदा सदा प्राप्त है। हम ऊर्जा में संपृक्त चैतन्य इकाई हैं। ठीक है, ये शिफ्ट है यहाँ पर। ठीक, तो कहीं से ऊर्जा आ जा नहीं रही है ही वहां पर, है ना, है ही नहीं, हम ही ऊर्जा में, कण कण ऊर्जा में है। ठीक है, ओके, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बात पहुंच गई होगी मेरी। इस तरीके से है ना, शिफ्ट को जब भी हम कोई वीडियोस देख रहे हैं तो उस शिफ्ट को भी लगातार देखते चले जाना है। यहाँ पर हम कई बार हमें लगता है कि देर इज अ कॉम्प्लिकेटेड वेब ऑफ को एग्जिस्टेंस। इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, द वर्ड शुड बी कनेक्टेड वेब ऑफ को एग्जिस्टेंस, है ना। जब साइंस हमको बताता है तो ऐसा लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये वो। नो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग एल्स। समाधान का अर्थ मैंने इस क्लास में बताया था, आप जहां हैं, जो हैं, जैसे हैं, हर एक चीज जो आपसे जुड़ी है उसके साथ सदा सदा समाधान रूप में प्रस्तुत हो पाना। आप जहां हैं, जो हैं, जैसे हैं, उपयोगिता पूरकता की स्थिति आपकी बनी हो। ठीक है, उस कल्पना को पूरा दिया है किसने? तो हमारे मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का जो प्रस्ताव है वो इस कल्पना को पूरा करता है कि आप जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, हर जगह, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप कैसे समाधान स्वरूप हो सकते हैं, क्या करने से ऐसा होगा, है ना। यही जागृति क्रम जागृति है। ठीक है, बाकी तो जैसा कृष्ण भैया ने कहा ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ हम राजा हैं, रानी है, राजकुमारियां, राजकुमार है, सारी व्यवस्था प्रकृति की हुई है ना। प्रकृति अगर उसको माँ मान ले, राजमाता मान ले, तो सब व्यवस्था हुई पड़ी है और सिर्फ उनको पहचानना है और पहचान करके उनको क्या, अपना जैसे हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं ना वैसा उनको ट्रीट करना है, इतना ही है। ठीक है, चलिए, तो सारी चक्रीयता व्यवस्था के अर्थ में है, सारी आवर्तनशीलता व्यवस्था के अर्थ में है, इसे पहचानने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। मुझे लगता है जहां से पढ़ रहे थे उसमें कल भी एक बात आई थी, खनिज संतुलन से ऋतु संतुलन है ना। अगर हम खनिज संतुलन को बिगाड़ेंगे तो ऋतु संतुलन कभी रहेगा नहीं। ऋतु संतुलन नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि कितनी दुर्गति हमने खनिजों के स्तर पर ऑलरेडी फैला ली है। ठीक है, हम एक बार देखते हैं कि कहाँ तक पढ़ चुके थे। चलिए आइए, तो हम लोग पठन को शुरू करते हैं। बाबा जी कह रहे हैं, मैं संसार को जांच जांच कर 30 वर्ष सिर कूट लिया, हमको कहीं भी समझदारी का कोई अंश नहीं मिला। जब हम 25 वर्ष प्रयत्न कर अपने को जांचा, तब हमें समझदारी का ठौर मिला। विगत प्रयास से हमने जो भी पाया उसे अध्यवसायी विधि से मानव को सौंपना चाहा। अध्यवसायी मतलब समझ के करना, ये जो कर करके समझना है ना, ये विधि को नहीं बता रहे हैं। जो रैंडम विधि है ना, रैंडम विधि मतलब आदर्शवादी में रैंडम विधि को बताया, जैसे समाधि किसको होगा किसको नहीं होगा ये रैंडम है। ठीक है, अब ये रैंडमनेस से कोई परंपरा तो बनेगी नहीं, अब रैंडम ही है तो रैंडम है और इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं अब हमने क्या किया, विगत प्रयास से हमने जो भी पाया उसे अध्यवसायी, है ना, अध्ययन पूर्वक समझ सकते हैं, इसके लिए संवाद हो सकते हैं, हर मानव से मानव में ये बात पहुंच सकती है। इसी क्रम में यह एक प्रयास है। अब तक आपको इंगित हो गया होगा कि सह अस्तित्व ही परम सत्य है, सह अस्तित्व में जीना ही हमारा परम धर्म है। यह समझ में आता है तो उसके लिए सारी समझदारी समीचीन है। यह बहुत सुलभ है, सुलभ है मतलब इजीली अवेलेबल है ना, आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है, आपको आसानी से समझ में आ सकता है। कितनी जरूरत है? मन को बनाने की। ठीक है, मेरे हिसाब से झूठ ज्यादा कठिन है, सच्चाई में जीना ज्यादा आसान है। कह रहे ना समझने के लिए बड़ा प्रयास करना होता है। ठीक है, सच्चाई में जीना ज्यादा आसान है, समझ करके जीना बहुत आसान है, ज्यादा सुगम है, मैं जी करके देखा हूं। जैसे आप रैंडमली प्रयास करें, है ना, जैसे एक तो कहानी शायद आप सबने सुनी होगी, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? याद है किसी को? बल्ब का नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया था?
एडिशन। एडिसन, हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन, है ना। तो उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि मैं 1000 विधि से ये जानता हूं कि कैसे ये नहीं होगा, और एक विधि ऐसी जानता हूं कि कैसे ये होगा। ये बताइए, जो अभी हम लोग जो विधि, जो भी बात उन्होंने समझी, उसके बाद क्या करते हैं? वो 1000 विधियां ट्राई करते हैं हर लोग पहले, या फिर वो एक ही विधि सीखते हैं जिससे होगा? एक ही क्या विधि सीखते हैं, करते हैं? होता है। एक ही विधि से सीखते हैं, इसी का नाम परंपरा है। ठीक है, कि वो एक विधि जिससे हो गया है, जिससे होगा, और ये कौन बता रहा है? जिसने करके देख लिया है। ज्यादा सुगम है, मैं जी कर देखा हूं। ठीक है, ये बात अभी मुझे लगता है स्पष्ट होती है यहाँ से, कि समझ में आ गया भाई ऐसे बनता है। अब दाल कैसे बनती है, हम किसी ने सीख लिया होगा आज से हजारों वर्ष पहले। ठीक है, अब उसको बनाने का तरीका जो है समझ गई सारी, जितने भी लोग कुकिंग में इंटरेस्टेड थे उन्होंने सीख लिया। अब सब लोग अपना अपना अनुसंधान थोड़ी करके देखेंगे कि भाई हम भी खोजेंगे। ठीक है, पहले जब प्रश्नों से घिरा था, जीने में कितना दिक्कत होता था। जब समाधान मिल गया, तब प्रश्नों से मुक्त हो गया और जीना सुगम हो गया। जब तक हम द्वंद में, समस्या से घिरे रहते हैं, प्रश्नों से घिरे रहते हैं, हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होती है, तब तक जीना भी बनता नहीं है। यह बात आपको भी ठीक, इसीलिए वैचारिक समाधान पहली उपलब्धि है ना। वैचारिक रूप से आप समाधानित हो गए, आपको स्पष्ट चीजें दिखने लग गई, ये पहली आवश्यकता बनती है। यह बात आपको भी ठीक लगती है तो हमारा विश्वास बढ़ेगा ही। इस बात को साथियों ने देख लिया है। आप भी चाहते हो तो आप भी जांचिए। जांचना तुलन से शुरू होता है, न्याय सम्मत व्यवहार से शुरू होता है। क्या हम संबंधों को समझे हैं, या संबंधों का हम निर्वाह करते हैं? संबंधों में निहित मूल्यों का मूल्यांकन कर पाते हैं? उभय तृप्ति की जगह पर आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं? ये जांचने का मुद्दा है। यदि ये जांचना शुरू करते हैं तो प्रिय हित लाभ में निश्चयता मिलती नहीं। ठीक है, प्रिय हित लाभ सभी का सार्वभौम नहीं है। जो मुझे प्रिय है वो आपको प्रिय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रिय हित लाभ दृष्टियां केवल किसके लिए हैं? इस शरीर को ठीक से चलाने के लिए हैं। हर एक, है ना, कफ वात पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति हैं, है ना, जैसा हमारा शरीर का डेवलपमेंट हुआ है, उस हिसाब से हम स्वादों में रुचियां देख ही पाते हैं। अपनी मान्यताओं के आधार पर, या मान्यताओं को छोड़ दीजिए, मौसम आदि के आधार पर जिस जगह पर जो व्यक्ति रहता, उस विधि से उसका हित भी अलग होगा। ठीक है, और व्यवसाय की क्रिया में लाभ भी अलग अलग हो सकता है ना, इसको भी अलग अलग ही डिफाइन कर पाते हैं। न्याय, अच्छा, यदि ये जांचना शुरू करते हैं तो प्रिय हित लाभ में निश्चयता मिलती नहीं, है ना। तो जब हम जी, शरीर, इसका एक अच्छा उदाहरण है जो अभी आपने बोला ना, जी, कि जब भी वात पित्त कफ जब बैलेंस होता है तो आपका खाना पीना पोषण के अर्थ में होता है और उसमें आपको स्वाद भी मिल रहा होता है। लेकिन इसमें से कोई भी जब इम्बैलेंस होता है तो हम नहीं कहते हैं कि आज तो मेरा बस रुका नहीं जा रहा, पकौड़े खाने का मन है। यानी कि कहीं की वात पित्त कफ में बैलेंस खत्म हुआ है और फिर वो उसके बिना रुक ही नहीं पाएगा। ठीक बात है भैया, ये मान्यता के आधार पर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ही ग्रे एरिया है। जैसे हाँ। प्रिय इस अर्थ में कह रहे हैं, जैसे जो जिनका कफ शरीर होता है ना, उनको दूध घी अच्छा नहीं लगता है, स्वाभाविक रूप से वो दूध घी खाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमको मान लो ये सब पता ही नहीं है, तो फिर हम जबरदस्ती बच्चे को दूध पिलाते रहते, भले वो कफ प्रकृति का हो, और पी पी के उसमें और भी ज्यादा कफ बनने लग जाता हो, है ना। जैसे जो वात प्रकृति का होगा उसको आसानी से, उसको घी अच्छा लगेगा, दूध अच्छा लगेगा, है ना। पित्त प्रकृति के व्यक्ति को आसानी से थोड़ी ठंडी चीजें अच्छी लगेंगी, वात वाला खाएगा उसको शरीर में दर्द दर्द उठ जाएगा। इस तरीके से अलग अलग होता है। जो स्वाभाविक रूप में जब शरीर रहता है ना, जब किसी मान्यता से घिरा हुआ नहीं है कि भाई बारिश में पकौड़े खाने ही चाहिए, बारिश तो पकौड़े का सीजन है ना, इस तरीके की मान्यताएं भ्रमित दुनिया में बहुत सारी जगह से हमारे पास आती रहती हैं। इसके प्रति भी एक सचेष्ट होने की जरूरत है। ठीक है, हाँ, दोनों पॉइंट हाँ, ऑफ व्यू मान्यता हाँ, भी हाँ, है हाँ, इसमें। बिल्कुल। तो लेकिन यथा कभी स्थिति कभी में सही समझ पूर्वक यदि है तो प्रिय जो है वो वास्तव में हित के संदर्भ में ही होता है। अपने आप बॉडी को ना क्रेविंग होती है, तो यदि आपकी सही समझ है ना, और आप वातावरण से भी प्रदूषित नहीं है आपकी मान्यताएं शरीर को लेकर के, तो आप डेफिनेटली, आपके भीतर से इच्छा उठती है सही करने की भी, तो वो पोषण ही होता है। ठीक है, मैं ऐसा कह रही हूँ, जो शरीर की बनावट रचना है ना, इस क्रम में प्रिय हित लाभ जो हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना, क्योंकि विविधताएं हैं ही शरीरों में। ठीक है, ये इतनी सी बात है।
अच्छा, इनमें समानता का आधार हो नहीं सकता। और हमारी प्यास किस बात की है? समानता की, सार्वभौमता की, एकता की, एक होने की, है ना? इसका प्रयास हमारे भीतर है। तो कह रहे हैं जब तक आप इसी को कह रहे हैं कि शरीर मूलक जीना है ना, सब प्रिय में एक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सब हित में एक हो जाए, है ना, सब लोग सवेरे उठ के नीम का जूस पिए, ये भी नहीं, ठीक है। लाभ में समानता का आधार ये सब हो नहीं सकता। तो शिफ्ट यही है कि आप न्याय धर्म सत्य के आधार पर इसे शिफ्ट कीजिए ना। जैसे मैंने बताया कफ प्रकृति के लिए दूध घी की आवश्यकता नहीं है ना, तो अब शिफ्ट हो गया है ना। न्याय क्या है? पोषण न्याय है। जब हम भोजन में पोषण को पहचानते हैं, इसी का नाम है न्याय को पहचानना, है ना। तो पोषण को पहचान लिया, पोषण क्रिया की आवश्यकता है इस व्यक्ति को, तो अब देख लिया। अब समझदारी क्या है? तो ये एक स्किल है। क्या स्किल है? कि मनुष्यों में जो विविधता है कफ वात पित्त के आधार पर, आयुर्वेद में जैसा कहा गया है, और विधियों से भी पहचाना है, आयुर्वेद की मैं बात करती हूँ, तो वहां पर पहचाना, आप उसको सीख लीजिए। दिस इज अ स्किल। आपने इसको सीख लिया, सीखने के फलस्वरूप आप न्याय कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ शिक्षा बहुत स्तर पर आवश्यक है। वास्तव में जो शिक्षा हमें चाहिए थी वो हमें मिली नहीं है। जैसे हम शरीर में विविधताओं को काले गोरे के आधार पर, फेयर एंड लवली के आधार पर पहचानने लग गए। होना चाहिए था किसी और आधार पर। ये हमारी शिक्षा के विषय वस्तु नहीं बन पाई, ठीक है। चलिए, इससे छूटने के लिए क्या किया जाए? इस 3 तुलन, प्रिय हित लाभ के बदले दूसरा तुलन न्याय धर्म सत्य रखा हुआ है। हर व्यक्ति समाधानित होना चाहता है, हर व्यक्ति पोषण चाहता है इस अर्थ में। हाँ कृष्ण भैया बोलिए। दीदी आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से प्रिय और हित को कनेक्ट किया है अभी, तो थोड़ा लाभ को कनेक्ट कर सकते हैं क्या थोड़ा सा इसको? लाभ भैया क्या है? कम लाभ को ठीक है ना। औद्योगिक लाभ को मैं थोड़ा कुछ समय लेकर के कनेक्ट करूं तो चलेगा आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आराम से। हाँ ठीक है, चलिए। इसी में सभी मानव फंसे हैं। इस तरह प्रिय में, हित में, लाभ में समानता का आधार नहीं हो सकता है। अच्छा कृष्ण भैया, आप ही इसको विचार करके बताइएगा। ये सभी के लिए क्वेश्चन है आज क्लास में। प्रिय हित तो मैंने खोल दिया, लाभ क्या है? आपकी हेल्प के लिए थोड़ा कह देती हूँ। कम दे करके अधिक पाने की जो मानसिकता है, ये लाभ है। इसका मैं सारा उत्तर ही बता दे रही हूँ सारा। तो जो हम, अच्छा मैं आप सबके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो व्यवसाय में लाभ दृष्टि का उपयोग किया जाना चाहिए। अब गैस करिए, चलिए। कम देना अधिक पाना, इसको बाबा जी ने लिखा है व्यवसाय में इसका उपयोग है। व्यापार में नहीं बाबा, अभी व्यापार में हो रहा है, अभी औद्योगिकरण में हो रहा है। एक बीज डाल के 20 गेहूं का बीज मिलेगा मुझे इस पेड़ से, यही लाभ है। बात पकड़ में आई? जी जी जी, थोड़ा सा पकड़ में आई है। बायो ऑर्डर से तो आपने जोड़ दिया इसको। क्या एक बीज से, हर एक बीज से 200 बीज, 2000 बीज ऐसा मिलता है आपको? हर एक का अलग अलग है सिस्टम, जी ठीक है। इन नियमों को जब हम पहचानते हैं, हम सोचे नहीं हम तो ऐसा सारा बनाएंगे, सारे बीजों में ऐसा शिफ्ट करेंगे, एक बीज बोए तो 1000 बीज निकलना चाहिए, वो भी 3 महीने के अंदर। ये शोषण है। जी, और वापस जो आवर्तनशीलता है उसको देखते हुए अगर उत्पादन करते हैं तो भी ये यहाँ पर थोड़ा सा फिट हो सकता है। हाँ हो सकता है। मतलब लाभ को आप समझ लीजिए, कम दे करके अधिक पाने की ये मानसिकता शोषण में चली गई, वो तो स्पष्ट दिखता है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या ना क्या कर लिया। जैसे एक मूंग है जो 6 महीने में तैयार होती, देसी बीज जो होता है ना 6 महीने में तैयार होता है, उसकी जड़ बहुत गहरी जाती है। जब बहुत गहरी जाती है, उसके फलस्वरूप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को धीरे 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 धीरे, और उसका पेड़ भी काफी बड़ा होता है, ठीक है। और उसमें जो मूंग बनती है वो बहुत पोषक मूंग तैयार होती है, ठीक। एक इस चीज को हमने ऑब्जर्व किया, ये नेचर में इस तरीके का पौधा मिलता है। अब हमने बहुत सारे डेवलपमेंट करते करते ऐसा मूंग तैयार कर लिया है कि वो 2 महीने में मूंग तैयार हो जाती है। उसकी जड़ बहुत थोड़े ही गहरे जाती है ना। और उसमें हम ढेर सारे, हमको स्प्रे केमिकल्स करने पड़ते हैं, लेकिन 2 महीने में मूंग तैयार हो जाती है, ठीक है। इस तरीके के प्रयोग विज्ञान कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये लाभ है या शोषण है? शोषण है दीदी। शोषण है। और तो प्रिय हित शोषण के लाभ साथ साथ, मानसिकताओं का शरीर के साथ है ना, जब हम प्रकृति के साथ जीने जाते तो उनका उपयोग है वास्तव में। हाँ, और उसका शोषण है और हमारा पोषण भी नहीं है उसके अंदर। एग्जैक्टली, ठीक है।
तो प्रिय हित लाभ में समानता का आधार नहीं हो सकता। आपको प्रकृति को ऑब्जर्व करना होगा, जैसे हमने शरीर की प्रकृति ऑब्जर्व करी है ना, फिर हमने जो हमारा ऋतु के हिसाब से, जो हमारी बहुत सारी हर्ब्स हैं उनके हिसाब से, ये सब ऑब्जर्वेशन के फलस्वरूप है ना, सबके रूप गुण स्वभाव धर्म को ऑब्जर्व करते हुए हमने उनको अपने उपयोग में ले लिया, सदुपयोग में ले लिया। ठीक है, कह रहे हैं इस तरह से क्या होगा ना, न्याय धर्म सत्य में प्रिय हित लाभ दृष्टियां अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह प्रिय में हित में लाभ में समानता का आधार नहीं हो सकता। ठीक, इससे छूटने के लिए क्या किया जाए? इस 3 तुलन प्रिय हित लाभ के बदले दूसरा तुलन न्याय धर्म सत्य रखा हुआ है। आप सिर्फ रूप गुण के आधार पर नहीं, स्वभाव धर्म के ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अब वापस कंपैरिजन कीजिए। जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि भैया ये बताओ कि अधिक पोषण वाली मूंग खाना पसंद करोगे या कम पोषण वाली, तो आपने कहा हम तो जी वो अच्छी वाली मूंग 6 महीने वाली उगा के दीजिए, है ना, वो बढ़िया है अपने को, उसमें भले कम दाने होते हो कोई बात नहीं, है ना, थोड़े दाने चिड़िया ले गई कोई बात नहीं, ये क्या है? ठीक है, ये छूटना है, इसमें अब अपने आप नियंत्रित हो गया आपका लाभ। जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे ही आपके भीतर समझदारी आती है, आपसे गलत नहीं होगा, आपको समझ में आ रहे शरीर का हमको पोषण करना था, अच्छा तो ये वाली मूंग, अच्छा 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 अच्छा, ये पूरा टक 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 क्लियर होते चला जाता है और आप कहते हैं ठीक है जी 6 महीने वाली मूंग उगाओ, इसमें गौमूत्र डालो, ये डालो, वो डालो, थोड़ा चिड़िया के लिए भी है तो थोड़ा जरा अपने जमीनों में थोड़ा किनारे किनारे अपन पेड़ भी लगा लेते हैं, चिड़िया आएगी तो बैठेगी बैठेगी तो उसके लिए जो कीड़े हैं उनको वो खा लेगी, है ना, आप स्प्रे करने के बाद छोड़ देते हैं, है ना, तो ये एक स्किल है ना, फार्मिंग इज ऑल्सो अ स्किल, और इस स्किल को एक तो सीखना है, दूसरी बात जब हम इसको एक समग्रता में देख पाते तो समझ में आता है अच्छा इसलिए ऐसा करना है। जब तक आपको किस लिए कैसा करना है स्पष्ट नहीं, तब तक आप गलत सलत करने के लिए आप किसी से भी प्रभावित हो जाएंगे, है ना, जैसे दवा कंपनियों से प्रभावित होकर के हमने बहुत सारी गड़बड़ अपनी जमीन में कर ली। ठीक है, तो हमारा जब भी हम शिक्षा में जाते हैं ना, जब भी हम समग्रता में देखने जाते हैं तो ये न्याय दृष्टि से ही तुलन करना शुरू कर देते हैं, है ना, ये वहीं से एक्टिवेशन इसका शुरू हो जाता है, समग्रता में किसी बात को समझना। नहीं समझते हैं तब तक पीड़ा बनी रहती है। ठीक है, तो न्याय दृष्टि से जब हम तुलन करने लगते हैं उसे कहते हैं चिंतन। न्याय हमको संबंधों को व्यवस्था के अर्थ में पहचानने के बाद ही समझ में आता है। प्रत्येक जो संबंध एक दूसरे से जो जुड़ाव है इसका नाम है संबंध, एक दूसरे के साथ जो उपयोगिता पूरकता है इसका नाम है संबंध, है ना। जो प्रकृति के साथ न्याय है उसी का नाम नियम है। नियम और न्याय वास्तव में एक ही चीजें हैं, सिर्फ उस नाम को अलग अलग इसलिए किया, जैसे ही प्रकृति आ जाए तो आप नियम वर्ड को बोलिए, जैसे ही मानव के बीच में आ जाए उसको न्याय बोलिए, वास्तव में दोनों एक ही बात है। ठीक है, नियंत्रित करने वाली सत्ता का नाम नियम, प्रकृति को जो नियंत्रित करने वाली सत्ता है उसके लिए एक नाम दिया है नियम, है ना, और जो मानव के बीच में जो नियंत्रण सत्ता है उसका नाम न्याय है। नियम हमको संबंधों को व्यवस्था के अर्थ में पहचानने के बाद ही समझ में आता है ना। जब हम ये मतलब संबंधों को जो जुड़ाव है वो सब कैसे व्यवस्था के लिए, है ना, किसी ना किसी प्रयोजन के अर्थ में ये सब जुड़े हुए हैं, ऐसा समझते हैं। अच्छा, और अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भाई पूछो, जानो, उसको खोजो, है ना, ये भी आवाहन है। संबंध पहचानने में आ गया, फलस्वरूप मूल्य निर्वाह होने लगा। मूल्य निर्वाह होने लगा मतलब क्या? मानव के पास प्रकृति के साथ करने के लिए क्या ही है? संरक्षण और संवर्धन, इतना ही तो कार्यक्रम है, यही तो मूल्य निर्वाह है प्रकृति के साथ। ठीक है, उसका फलवती स्वरूप है मूल्यांकन हुआ और उभय तृप्ति होने लगी। मूल्यांकन हुआ मतलब ठीक ठीक आपको उसकी उपयोगिता समझ में आ गई, आपका उसका होना आपके लिए कितना आवश्यक है समझ में आ गया। ऐसा होने के फलस्वरूप उभय तृप्ति हो गई, मतलब आपने स्वयं को व्यवस्थित कर लिया, मतलब आप जो चीजें जिस अनुपात में उपलब्ध हैं उसी अनुपात में उनका उपयोग सदुपयोग कर रहे हैं, ऐसा स्वयं में समाधानित हो गए, इसका नाम उभय तृप्ति है, इसी का नाम है न्याय। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको पकड़ में आ रहा है। ठीक है, न्याय वही है जो दोनों पक्षों को संतुलित रूप से संतुष्ट कर सके।
ठीक है, दोनों पक्ष मतलब केवल दो पक्ष नहीं, हर एक इकाई मल्टीपल इकाइयों के साथ जुड़ी है, और मल्टीपल क्या, समस्त इकाइयों के साथ जुड़ी है, क्योंकि हर इकाई एक दूसरी इकाई के साथ जुड़ी ही हुई है ना। तो सभी स्तर पर ये संतुष्टि होती है। ये यदि दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं है तो न्याय नहीं है। अभी जो ऑब्जर्वेशन है वो एक जगह पर फोकस करके कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन ये बात को आपको तुरंत फैलाना है साथ में ही, ठीक है, जैसे ही स्पष्ट होता है। यदि दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं है तो न्याय नहीं है। इस संबंध में हमसे पूछा, कोई अपराध या गलती करता है, उसका क्या किया जाए? अपराध या गलती कोई इसलिए करता है क्योंकि उसको हम समझदार बनाते नहीं, इसलिए ब्लेम थेरेपी से बाहर निकलने की आवश्यकता है। ठीक है, कि ये फलाना ये तो समझता ही नहीं है, नहीं भैया, है ना, उसको जो समझने के लिए उसकी जो योग्यता पात्रता विकसित होनी चाहिए वो हुई नहीं है, तो उसको विकसित किया जाए। ठीक है, जैसे मैंने कल संबोधि के साथ एक कन्वर्सेशन किया, हमने कहा आपको समझ में आ रहा है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab? तो बोली हाँ। हमने कहा आपको बिल्कुल चित्र बन रहा है? बोली हाँ। इसका मतलब क्या? हमने उसको विकसित किया है, जब हम स्कूल में बच्चे को लेके जा रहे हैं उसको बता रहे हैं कि भाई ये इस चीज का ये मतलब है। ठीक है, चलिए, तो इस संबंध में हमसे कोई पूछा, कोई अपराध या गलती करता है, उसका क्या किया जाए? तो कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं बाबा जी, अपराध या गलती कोई इसलिए करता है क्योंकि उसको हम समझदार बनाते नहीं, तो ये जिम्मेदारी हमारी है। आप अपराधी को, फिर कह रहे हैं चलो ठीक है, आप ये मान लिया, आप अपराधी को लेकर क्यों चलते हो, सही आदमी को लेकर क्यों नहीं चलते हो? बहुत से आदमी ऐसे हैं जो कोई अपराध नहीं करते, उसके साथ हमारा कोई समस्या नहीं है, परस्पर हम मूल्यांकन करते हैं और उभय तृप्ति पाते ही हैं। इसको कैसे भुलाया जाए? वास्तव में यदि आप देखेंगे ना तो बहुत सारा जो शोषण है, यहाँ तक कि एक वीडियो में बाबा जी बोल रहे हैं कि जितनी भी तकनीकियां आई हैं ना, ये वास्तव में बहुत श्रमजीवी लोगों के द्वारा ही आई हैं, है ना। इनका जो औद्योगिकरण हुआ है वो लाभ मानसिकता, लाभ भी नहीं, शोषण मानसिकता वाले व्यक्तियों ने, कुछ लोगों ने कर लिया। ठीक है, उसके फलस्वरूप बहुत सारी गड़बड़े हो रही। तो अगर आप गिनने जाओगे ना तो आज की दुनिया में भी बहुत कम ऐसे, मतलब अगर हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको काउंट करेंगे तो बहुत मुट्ठी भर के लोग हैं। वास्तव में ऐसे लोग जो समझना चाहते हैं और सही करना चाहते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं। मुझे लगता है यदि इस हिसाब से काउंट करेंगे 90% लोग आपको ऐसी स्थिति में मिलेंगे जो सही करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और वास्तव में औद्योगिकरण प्रक्रिया में उनका कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है। वो अभी क्या करें, विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इस कारण से भागीदारी, अब क्या ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका उपाय भी है। ठीक है, नियम त्रय को समझना, उसमें जीने के लिए वैचारिक समाधान के रूप में व्यवस्था तक की चित्रण हो जाना, और उसके बाद अपने आप स्वयं स्फूर्त चीजें होंगी। ठीक है, इसको कैसे, एक तो यह प्रमाण आपके सामने है, आपको इसकी जरूरत है कि नहीं, मैं समझता भी हूँ, लोग इसी, सभी लोग इसी की बाट देखते बैठे हैं। मुझ में आप में इतना ही अंतर है कि मैं दर्दवश एक कदम आगे बढ़ गया, मुझको यह चीज हासिल हो गई, इसको मैं सत्यापित करता हूँ। समझने के बाद आप भी सत्यापित करेंगे, इसमें इतना सुख है, इतना तृप्ति है। इस प्रकार सब सर्व मानव सत्यापित करने के योग्य हो जाएंगे समझदारी के बाद। समझदारी कहाँ मिलेगा? शिक्षण संस्थाओं में अध्यावसायी विधि से। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है मृत्यु एक जबरदस्त घटना है ना। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, है ना, और दर्शन तो कहता ही है कि है ना, हर जीवन उसके बाद वापस से शरीर लेता है, उसको चलाता है, स्वीकार करता है और चलाता है। ठीक है, तो हर बच्चा है ना, बाय डिफॉल्ट एवरी टाइम नेचर इज लाइक, प्रकृति क्या है कि आपको बाय डिफॉल्ट जो बच्चा है ना, उसमें क्यूरियोसिटी या क्वेस्ट अपने आप दिखाई पड़ती है। हर बच्चा क्या है, बाय डिफॉल्ट, है ना, जिज्ञासु है, जानना चाहता है ना, और उसके पास कोई बैकग्राउंड में उसके डेटा वेटा ने एकदम क्लीन स्लेट होकर के आया है। तो क्लीन स्लेट होकर के आया है तो नई पीढ़ी अपने आप, है ना, ऐसी तैयार हो रही कि क्लीन स्लेट है, अब उसके पास आप सही प्रोग्रामिंग कर दीजिए। ठीक है, तो समझदारी कहाँ मिलेगा? शिक्षण संस्थाओं में अध्यावसायी विधि से। सही समझाइए, सही सिखाइए, सही कराइए, है ना, और इसके लिए हमारे ऊपर दबाव है सही करके दिखाने का, सही समझ के दिखाने का, सही सीख के दिखाने का। ठीक है, तो शिक्षण संस्था क्या है? सभी अभिभावकों की सम्मिलित अभिव्यक्ति, है ना। अभ्युदय की कामना जिनके अंदर है ना, उसको कम्युनिकेट करने में जो सक्षम है, उनका नाम अभिभावक है।
इन सब की सम्मिलित अभिव्यक्ति है ना, परिवार के रूप में, समाज के रूप में जो सम्मिलित अभिव्यक्ति है, यही शिक्षण संस्था है। एक बिल्डिंग बना ली, इसको शिक्षण संस्था नहीं कह रहे, परिवार, समाज और बाकी शिक्षा संस्थान तो है ही, है ना, ये सब सम्मिलित अभिव्यक्ति के रूप में एक स्कूल है, ऐसा बाबा जी की कल्पना है। समझदारी बोध पूर्वक प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम है शिक्षा। समझदारी, समझदारी मतलब क्या? जानना। इसको बार बार देखिए, जानना मतलब हमें है ना तात्विक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, ये सब हमको स्पष्ट है ना, व्यावसायिक पक्ष या क्रिया पक्ष, ये सबकी स्पष्टता जो है, इसी का नाम समझदारी है। ठीक है, समझदारी के लिए शिक्षण संस्थाएं जिम्मेदार हैं, हर अभिभावक जिम्मेदार है, हर परिवार शिक्षा के लिए सूत्र है। इसलिए शिक्षण संस्था के लिए एकीकरण, निजीकरण, सरकारीकरण, ये सब सोचने से कुछ होगा नहीं और ना कुछ हुआ है। सीधे सीधे अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। इसको बोल्ड में लिखा है, सीधे सीधे अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, बाबा जी ने यहाँ माता पिता नहीं लिखा है। कई बार हम लोग बहुत टेंशन में आते हैं कि हम बस हमारी सारी जिम्मेदारी है, नहीं, है ना, अभिभावक है ना, हम सभी। एक बच्चा जो है ना, वो एक्चुअली में समाज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, समाज की प्रॉपर्टी का मतलब वो समाज की एक ये है ना, मतलब वो समाज में जाता है, इस अर्थ में मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो सीधे सीधे अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी में मानव का कल्याण होगा। समझदारी से यही रूप निकलता है। हमें न्याय प्रदायी क्षमता से निष्णात होना होगा। न्याय प्रदायी क्षमता स्वयं में प्रमाणित होना होगा। ये दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम न्याय कर पाएंगे। दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम समझते हैं। जब समझेंगे नहीं तब न्याय कैसे करेंगे? बड़े बड़े न्यायालयों में न्याय को समझा हुआ न्यायमूर्ति नहीं मिलते हैं, और लोग क्या करेंगे? जीने में कम से कम न्याय तो होना ही चाहिए। इसका प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण। मानवीयतापूर्ण आचरण से कम में न्याय तो होता ही नहीं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। एक बाबा जी अक्सर ये बात बोलते हैं अपने वीडियोस में, है ना, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है और इससे कम में होगा नहीं, है ना। तो ये पूरी बात है, कुल मिला के ऐसा कहने की बात है। तो हम सभी है ना समाज में, जैसे मैंने बोला ना, परिवार सिर्फ एक व्यक्ति ना सोचे, है ना, कि माता पिता, अभी की स्थिति में तो ऐसा ही है, माता पिता बहुत लोड ले लेते हैं। जब एक व्यवस्था खड़ी होगी ना तो बच्चा बड़े सहजता से, है ना, बस हंसते खाते खेलते कूदते सीख लेगा बहुत सारी चीजें, क्योंकि सब जगह सही ही हो रहा है ना। तो सारा सही का ही प्रतिबिंब, सारे सही की ही चित्रण उसके पास जा रही है ना, तो उसके लिए वो चिंतन की वस्तु उपलब्ध हो जाती है, वो चिंतन कर लेगा फटाफट। ठीक है, आप तक मेरी बात पहुंची? बढ़िया निमिषा दीदी, ठीक है। तो आज आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कहाँ ध्यान गया, उसको एक आध लाइन में समराइज कर दीजिए, तो हम लोग फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज 8:39 हो गया। जी, कोई भी अपने कौन। नमस्ते दीदी। नमस्ते नवीन भैया जी। मुझे लास्ट वाली लाइन क्लिक हुई कि अभिभावक को ही शिक्षण संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। हाँ, यस, बिल्कुल, है ना। और एक अभी मैं डिस्कशन करना चाह रहा था, मेरा वो वीक हो गया नेटवर्क, जब कंपन गति का डिस्कशन हो रहा था जी। तो आपने डॉपलर प्रभाव का एक एग्जाम्पल लेते हुए जब ये कहा कि भाई अभी मंगल ग्रह पे हम यहाँ से टिक टिक करते हैं और वहाँ कुछ होता है, हाँ, तो टिक टिक तो हम किसी मशीन में ही कर रहे हैं, पदार्थ अवस्था में ही कर रहे हैं, और वहाँ पदार्थ अवस्था में ही कुछ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अधिक कंपन वाली वस्तु कम कंपन वाली वस्तु को प्रभावित करे। कंपन ही भेजते हैं ना हम, वाइब्रेशन ही तो भेजते हैं, सिग्नल ही तो भेजते हैं। जी दीदी, तो जैसा भैया ने प्रश्न किया था वो प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था का, फिर आपने कहा कि इसको ठीक से देखना ही पड़ेगा। अभी तो जीवन की बात कर रहे हैं हम, जीवन परमाणु की, तो उसका प्रभाव है, वो ग्रहण करती है जो कम कंपनात्मक गति वाली वस्तु है। तो जो एग्जाम्पल आपने दिया उसमें तो दोनों पदार्थ हैं, तो पदार्थ का भी कंपन ग्रहण कर रहा है, ये भी दिखाई दिया क्या? पदार्थ को भैया पदार्थ से मत जोड़िए, यहाँ पर मैं एटम लेवल पे बात कर रही हूँ।
जी दीदी। अधिक कंपन वाली जो इकाई है ना, वो कम कंपन वाली कम कंपन वाली वस्तु का उपयोग कर ले रही है या इकाई का उपयोग कर ले रही है, ऐसा वही कह रहे दीदी, हैं। तो जो परमाणु की बात कर रहे हैं तो जीवन गठन पूर्ण परमाणु हो गया। हाँ, और और उसमें लिखा है बाबा जी ने कि उसकी कंपनात्मक गति अधिक है। हाँ, ये ठीक है दीदी। और इसलिए उसमें उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग करने का अधिकार है। जी बिल्कुल ठीक अधिकार है का मतलब बाबा जी राइट की तरह नहीं बोलते। जब बाबा जी अधिकार बोलते हैं मतलब कैपेसिटी, जी, करने की क्षमता है उसमें। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। जी। तो जब बात कर रहे हैं दीदी कि अ, बाकी सब अवस्थाएं जो हैं वो अ, विकासशील परमाणु से मिलकर बनी हैं, गठनशील। गठनशील परमाणु से मिलकर बनी है। जी। तो जितने भी पदार्थ हैं जो हम टिक टिक यहाँ पे किए और वहां उसने उसके कंपन को रिसीव किया, तो ये तो दोनों गठनशील परमाणु वाले ही हुए ना। तो एक गठनशील परमाणु में कंपनात्मक गति अधिक है और दूसरे जिसकी अधिक है गठनशील उसका। परमाणु में हाँ हाँ हाँ। कम है। तो कम वाला अधिक को ग्रहण कर पा रहा है। तो मतलब ये खाली जीवन परमाणु जो गठनपूर्ण परमाणु है उसका प्रभाव गठनशील पे नहीं देख के, मतलब जो आपकी बात से लगा कि गठनशील वाले में भी यही प्रक्रिया हो रही है, ऐसा सेंस जाता है। ऐसा ही कह रही हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा ही कह रही हूँ, है ना। इसीलिए तो बाबा जी ने ये स्पष्ट किया है जगह जगह पर, है ना। मुझे लगता है मानव व्यवहार दर्शन में ही लिखा है कि हमारी जो गठनशील परमाणु होते ही क्या कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता आ कहाँ से जाती है, ये अधिकार आ कहाँ से जाता है? क्योंकि हमारी वर्तनात्मक गति कंपनात् के कंपैरिजन में कंपनात्मक गति अधिक है। इसका लॉजिक दिया है बाबा जी ने, जी जी, ये ठीक। लॉजिक है। हाँ। जी और इसको आप गठन मतलब बाकी संसार में तो देख ही रहे हैं, पदार्थ संसार में या अणु परमाणु संसार लेवल, उस लेवल पे तो देख ही रहे हैं स्पष्ट, वो तो विज्ञान ने देख ही लिया है। फिर बाबा जी ने यहाँ पर स्पेशल लॉजिक दिया है, स्पेसिफिकली वो लाइन लिखी क्यों गई दर्शन में, वरना जी जी जी, ठीक है। ऐसा है। ठीक है। कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति से ज्यादा है, तो ये कर्म स्वतंत्रता से जुड़ रहा है। लेकिन कंपनात्मक गति के ज्यादा होने से कर्म स्वतंत्रता कैसे आ रही है, तो वर्तुलात्मक और कंपनात्मक को भी अगर किसी क्लास में और समझ पाए तो थोड़ा सा और आगे, मतलब कंपनात्मक और वर्तुलात्मक को जाके समझें और उसके पीछे क्या है उसको समझ पाए थोड़ा, वो और अगर स्पष्टता बन पाए, अगर आपकी ठीक बनी है। है। हाँ, इसको किसी क्लास में ले सकते हैं। इसमें हाँ, आज तो देखिए। समय हो गया है। हाँ आज हाँ। तो समय हो गया। जड़ में पहचानना निर्वाह होता है, जीवन में जानना मानना भी है। देखिए लिख दिया इन्होंने, है ना, उत्तर लिख दिया बिल्कुल स्पष्ट मम्मी ने। जड़ में पहचानना निर्वाह करना होता है, और पहचानना निर्वाह करना यही है, किसी की अधिक कंपनात्मक गति को हमने पहचान लिया और उसके फलस्वरूप निर्वाह कर दिया उसको। ये पूरा कम्युनिकेशन ऐसा ही हो रहा है। कोई वीडियो दिखाते हैं भैया, है ना, नवीन भैया और कृष्ण भैया, आपके जो प्रश्न है ना, इसको बहुत सिंप्लीफाई करते हुए बड़ी आसानी से इंटरनेट पे हमें कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। इसको हम जी आपके लिए जी, स्पष्ट कर देंगे, ठीक है, इसको ध्यान में ले बड़ा लीजिए। ठीक। जी 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 जी। चलिए। ठीक है। हाँ, और मेरे को तो दीदी आपकी टक टक वाली बात अपील कर गई थी, और जो एग्जाम्पल आपने दिया ना वो बहुत जबरदस्त। मैं थोड़ा यहाँ पर इसको लाइट करने के लिए बोल रहा हूँ दीदी, अभी ज्ञान की बहुत की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 7 डेज में 5 डेज मूंग का ही नाश्ता करता हूँ, वो चमकी मूंग जो 2 महीने 3 महीने में तैयार होता है, और समझ रहा हूँ कि बड़ा पौष्टिक नाश्ता ले रहा हूँ। तो जो आपने टक 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 किया ना तो मेरे अंदर हो गया दीदी, तो अब वो मूंग का क्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये चेंज करना पड़ेगा। देखिए यही मैं कृष्ण भैया कह रही हूँ, समझ में आते ही स्वयं स्फूर्त है सही करना। सही करने को कार्यक्रम मत बनाइए, समझने को कार्यक्रम बना लीजिए। बाबा जी बहुत जी, स्मार्ट व्यक्ति हैं, है ना, कहते हैं समझो समझो, बाकी कहते उनको पता है बाकी हो जाएगा। और दीदी बाबा जी ने इस बात को कैसे रखा, अगर कोई नहीं जी पा रहा हम उसी की शिकायत में या उसी में देखने लग जाते हैं, हमारे जीने में भी जो परेशानी है उसको जोड़ने लग जाते हैं। जबकि बाबा जी कह रहे हैं कि आप नहीं समझा पाए हो, तो आप नहीं समझा पाए तो आपकी समझ नहीं बन पाई है अभी। बिल्कुल। कमी यही है, यही तो। अभी इसको क्या कहे ना, आप समझा पा रहे हो मतलब आप आगे फर्दर कम्युनिकेट कर पा रहे हो, यही आपकी हाँ योग्यता है ना। हाँ। तो और हमारे कम्युनिकेशन इज समझा द कैपेसिटी, यही आपका अधिकार है। अरे और बाप हमारे रे। समझाने की तरीके की छोटी गाली को बड़ी गाली से जवाब देने वाला तरीका है, वो नहीं चलता है। रास गति है। है ना। तो है अभी जी मैं देखिए एक मैं सबके लिए बात बोलती हूँ। 4.5 क्रिया में जीता हुआ मानव, 4 विषय 5 संवेदनाओं में जीता हुआ मानव, इसका अध्ययन करने से कुछ नहीं मिलेगा। हमने किया है, हमको कुछ नहीं मिला है।
ये इतनी बात अब मैं बोल सकती हूँ। बाबा जी ने 10 क्रिया का अध्ययन करके वो कहते हैं हम 4.5 क्रिया वाली बात तो कह ही सकते हैं, हमको नहीं दीदी पता। कितना बढ़िया सेंटेंस बाबा जी ने, जिसके हमने माथा कूट लिया 30 हाँ साल बिल्कुल, है ना, साइंटिस्ट है बाबा जी, जी बिल्कुल, है जी। ना, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया। अब 4.5 क्रिया की कितनी चर्चा करी जाए, है ना, कितनी चर्चा करी जाए कि आपको लगता है उसमें से कुछ बेस्ट निकल आएगा, हाँ निकलेगा मेरे को भी लग रहा है 53 साल माथा कूट लिया है। नहीं। हम लोगों ने भैया इतना प्रमाणित तो हम लोग कर सकते हैं कि 4.5 क्रिया का हम लोगों ने माथा कूट कर लिया है ना, बिल्कुल बिल्कुल। इतना प्रमाणित है हम लोगों में भी। ठीक है, ठीक है चलिए, दीदी, ठीक। बढ़िया, ठीक है। तो कल शनिवार है, हम लोग मिलने वाले हैं सुधा पांडे दीदी से, और बहुत आपको जैसे आज ये मूंग वाली बात चमकी है ना, आपको कल वो बहुत चमत्कृत कर देंगी, बहुत सारी और बातें बता करके। तो आज मैं वापस से एक बार इनविटेशन भेजती हूँ, आप किसी भी व्यक्ति को कल की क्लास से जोड़ सकते हैं, क्योंकि कल का जो सेशन होगा वो मियावाकी को लेकर के होगा कि मानवकृत जैसे ही आदमी को समझ में आता है ना, आदमी की समझ भी भाई बड़ी अजीब चीज है, वो बहुत स्पीड से, क्योंकि स्पीड तो उसने प्राप्त कर ली है, अब वो उस गति का इस्तेमाल करके उतनी ही तेजी से सुधर सकता है। और ये बात मुझे बड़े हौसले से भर जाती है। तो जो सुधा दीदी का जो मैंने, क्योंकि हमने देखा है, आप भी उस डॉक्यूमेंट्री को देखिएगा जो मैंने 1 साल पहले बनाई थी, मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया है, उसे देखिएगा, उन्होंने वास्तव में कितना काम किया। अभी तक तो पता नहीं बहुत सारे पेड़ लगा चुके हैं, और हमने देखा कि कितना कितना सुंदर था वहां पर। अपने हम वहां जब गए थे, बच्चे भी देख के बहुत खुश हो गए, हम तो खुश हुए ही। और जो जो उनके एक्सपीरियंसेस है ना, उन्होंने कहा हमने ये किया तो हमने इसको होता हुआ देखा, ये हुआ, वो सारी कहानी वो आपको कल सुनाएंगी। लेकिन कल का और सेशन होने दीदी वाला बहुत इंटरेस्टिंग है दीदी, जी। अच्छा हुआ आपने ये बोल दिया कि और को बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दिया, क्योंकि हमारी जो स्टाफ कॉलोनी है दीदी, जहाँ मैं रहता जी हूँ, जी, वहाँ पे एक मित्र, उन्होंने इस पे 2 सगन डेवलप कर दिए हैं हमारी कॉलोनी के अंदर, क्या मियाँ बात। बाकी टेक्नोलॉजी हम्म, को भी मैंने इनवाइट किया। वो ऑलरेडी प्रैक्टिकली 2 सगन इस छोटी सी कॉलोनी में डेवलप कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, उन्हें बुलाइए, है ना, और भी लोगों को जोड़िए। हम लोग सोच रहे हैं कुछ समय में जल्दी ही एक और शाम के समय में कन्वर्सेशन, ऐसे लोग जो अभी तक दर्शन से नहीं जुड़े हैं, और धीरे से उनके साथ बात ऐसे ही शुरुआती क्रम में हम शुरू करेंगे, और फिर उनको दर्शन का प्रस्ताव रखा जाएगा। ठीक है, आप तो समय निकालिए, लोगों को जोड़ने का काम तो हम कर देंगे। डन डन डन, है ना, तो बहुत जल्दी हम ऐसा करने वाले हैं, उसका अनाउंसमेंट कर देंगे। और लेट्स सी, है ना, लेट अस स्टार्ट द कन्वर्सेशन। मैं हमेशा बोलती हूँ कि संवाद, है ना, ये सूत्र है। संवाद एक हर व्यक्ति को सूत्रित करता है। आप खड़े होकर बातचीत करने लग जाइए राह चलते, है ना, हेलो नमस्ते बहन जी, क्या हाल चाल, और उसके बाद कहानी शुरू हो जाएगी, है ना। वो संवाद जबरदस्त चीज है मनुष्य में, कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए, छोटू अंकल बहुत देर से जुड़े आज, अब तो हम लोग क्लास को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे। सभी को नमस्ते, आपका दिन शुभ हो, हरिहर। नमस्ते नमस्ते। दीदी। मैं एक दूसरी सुरेश भैया की गोष्ठी में जुड़ा था, हाँ हाँ और उतना इंटरेस्टिंग था कि मेरा मोबाइल भी डाउन हो गया, हाँ। तो फिर ये चार्ज करा, तो चलो आप सबके दर्शन भी हो गए थोड़े बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए, हरिहर। जी। नमस्ते।